जरा सोचिए, रात के अंधेरे में जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो वो चमकते हुए तारे आपको अपनी तरफ। आप ध्यान से देखें तो हमारी पृथ्वी का पूरा इकोसिस्टम एक परफेक्ट मशीन की तरह काम करता है। जंगल के जानवर हों, आसमान में उड़ने वाले पक्षी हों या समुद्र की गहराई में रहने वाली मछलियाँ, सब के सब इस पृथ्वी के पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढाल चुके हैं। पर जब बात हम इंसानों की आती है तो कहानी बिल्कुल उल्टी हो जाती है। हम पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान जीव तो कहलाते हैं, लेकिन बायोलॉजिकली हम इस ग्रह पर सबसे ज़्यादा अनफिट जीव हैं। आइए इसे कुछ ठोस उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सूरज की रोशनी की। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप तेज धूप में बाहर निकलते हैं तो आपकी आंखें चौंधिया जाती हैं। आप सीधे सूरज की तरफ नहीं देख सकते, लेकिन पृथ्वी पर मौजूद दूसरे जानवर वो इसी तेज धूप में आसानी से अपना शिकार कर लेते हैं। उनकी आंखों को सूरज की चमक से वो परेशानी नहीं होती जो अक्सर हमें होती है। क्या यह इस बात का इशारा नहीं है कि शायद हमारा जन्म किसी ऐसे ग्रह पर हुआ था जहाँ सूरज की रोशनी इतनी तेज नहीं थी, जहाँ का आसमान हमेशा बादलों से घिरा रहता था? और सिर्फ रोशनी ही क्यों, हमारी खुद की शारीरिक बनावट भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मेल नहीं खाती। हम इंसानों में कमर दर्द और जोड़ों के दर्द की समस्या बहुत ही आम है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी के किसी भी अन्य जानवर को, चाहे जिराफ जितना लंबा हो या हाथी जितना भारी, इस तरह का क्रॉनिक कमर दर्द नहीं होता। तो फिर इंसानों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा है। शायद हम किसी ऐसे ग्रह से आए हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के मुकाबले काफ़ी कम था। अब जरा मौसम के बारे में सोचिए। जब सर्दियां आती हैं तो हमें मोटे मोटे ऊनी कपड़ों की, हीटर की और बंद कमरों की ज़रूरत पड़ती है। गर्मियां आती हैं तो हम एसी और पंखों के बिना नहीं रह पाते। यानी कि हमें जिंदा रहने के लिए आसपास के वातावरण को बदलना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जानवरों को देखिए। प्रकृति ने उन्हें घने बाल और मोटी चमड़ी दी जो उन्हें -डिग्री ठंड और कड़कड़ाती धूप दोनों से बचाती है। अगर हम सच में इस पृथ्वी के जीव हैं और बंदरों से इवॉल्व हुए हैं तो इवोल्यूशन की प्रक्रिया ने हमारे शरीर से वो घने बाल क्यों छीन लिए जो शायद हमारी रक्षा कर सकते थे? डार्विन का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नियम कहता है कि पृथ्वी कमजोर जीवों को खत्म कर देती है। तो फिर इंसान बिना किसी प्राकृतिक सुरक्षा कवच के कैसे बच गया? और तो और, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे कि भूकंप या सुनामी आने वाली होती है तो कुत्तों, पक्षियों और हाथियों को घंटों पहले इसका आभास हो जाता है। वे सुरक्षित स्थानों की तरफ भागने लगते हैं। उनके पास एक गजब का सिक्स सेंस होता है। लेकिन हम इंसान, जिनके पास सबसे विकसित दिमाग है, हमें तब तक सब कुछ पता नहीं चलता जब तक कि जमीन हमारे पैरों से नहीं खिसक जाए। क्या यह अजीब बात नहीं है कि इस ग्रह के सबसे विकसित जीव का इस ग्रह के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है? लेकिन सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमय तर्क जो वैज्ञानिकों को भी चौंका देता है वो छुपा है हमारे डीएनए के अंदर। यह सच है कि हमारा डीएनए चिंपैंजी से लगभग 98% मिलता है, लेकिन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की एक बहुत ही चौंका देने वाली स्टडी सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि इंसानी डीएनए में 223 एक्स्ट्रा जीन्स ऐसे पाए गए हैं जो पृथ्वी के किसी भी अन्य जीव के पास नहीं है, यहाँ तक कि उन चिंपैंजियों के पास भी नहीं जिनसे हम विकसित हुए हैं। तो एक झटके में इवोल्यूशन के दौरान ये 223 फॉरेन जीन्स हमारे अंदर कहाँ से आ गए? क्या किसी एलियन सभ्यता ने पुराने होमो इरेक्टस के डीएनए के साथ छेड़छाड़ करके हमारा निर्माण किया था? इन सभी बातों को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो ऐसा लगता है कि हमें पृथ्वी पर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर छोड़ा गया था, या फिर यह ग्रह हमारे लिए एक जेल के समान है जहां हमें सजा काटने के लिए भेजा गया है। सुनने में यह सारी बातें किसी साइंस फिक्शन हॉलीवुड फिल्म की तरह लगती है ना? इन तर्कों को सुनकर एक पल के लिए अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान का दिमाग भी चकरा जाए और वो सोचने लगे, हाँ हम पक्का एलियंस हैं। इंटरनेट पर ये थियरीज लाखों करोड़ों व्यूज बटोर रही हैं और लोग इसे सच मान भी रहे हैं। लेकिन गाइस, कहानी का असली मजा तो अब शुरू होता है। जब हमने इन सभी दावों को विज्ञान की कसौटी पर रखा, जब इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के पन्नों को पलटा, तो जो सच्चाई सामने आई वो इन एलियन वाली थियरी से 100 गुना ज़्यादा रोमांचक और 1000 गुना ज़्यादा तार्किक थी। विज्ञान के पास हमारे कमर दर्द से लेकर हमारे बिना बालों वाले शरीर और उन 223 रहस्यमय जीन का एक सटीक जवाब है जो इस पूरी एलियन थियरी को जड़ से उखाड़ कर फेंकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि डार्विन गलत नहीं थे, बल्कि हम इवोल्यूशन की कहानी को समझने में गलती कर रहे थे? तो आइए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि विज्ञान के पास इन सभी सवालों के क्या अचूक जवाब हैं।
अब तक हमने उन सभी दावों को सुना जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम इस ग्रह के नहीं हैं। इंटरनेट पर ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम द अर्थ नाम की थियरी, जिसे एलिस सिल्वर जैसे लेखकों ने हवा दी है, सुनने में बहुत ही मसालेदार और आकर्षक लगती है। इंसान का दिमाग हमेशा रहस्यों की तरफ भागता है, लेकिन जब हम साइंस, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और फॉसिल्स रिकॉर्ड के पन्ने पलटते हैं तो हमें एलियंस नहीं बल्कि प्रकृति के संघर्ष और सर्वाइवल की एक ऐसी एपिक कहानी मिलती है जो किसी हॉलीवुड फिल्म से भी ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो चलिए अपने विज्ञान के चश्मे को पहन लीजिए, क्योंकि अब हम एक एक करके उन सभी एलियंस के दावों को बायोलॉजिकली पोस्टमार्टम करने वाले हैं। सबसे पहला दावा था कि इंसान सूरज की रोशनी को नहीं देख सकता, जबकि बाकी जानवर देख लेते हैं। सच कहूँ तो यह साइंस के नाम पर सबसे बड़ा मजाक है, क्योंकि सच्चाई ये है कि पृथ्वी का कोई भी जानवर, चाहे वह बाज हो, शेर हो या कुत्ता, सीधे सूरज की तरफ नहीं देख सकता। सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज किसी भी जीव के रेटिना को हमेशा के लिए जला सकती हैं। जानवरों के पास बस एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि वो तेज रोशनी की तरफ अपनी आंखें नहीं टिकाते, बल्कि अगर आप स्किन कलर के इवोल्यूशन को देखें तो यह पृथ्वी के सूरज के साथ हमारे गहरे रिश्ते का सबसे बड़ा सबूत है। इक्वेटर के पास रहने वाले लोगों में ज्यादा मेलानिन का प्रोडक्शन हुआ ताकि वे तेज अल्ट्रावायलेट किरणों से बच सकें, जिससे उनके त्वचा का रंग गहरा हो गया। वहीं जो इंसान ठंडे और कम धूप वाले इलाकों में गए, उनकी त्वचा का रंग हल्का हो गया ताकि वे कम धूप में भी विटामिन डी बना सकें। यानी हम पृथ्वी के सूरज के हिसाब से पूरी तरह से कस्टमाइज हुए हैं। अब आते हैं उस तर्क पर जिसने सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूज किया है, कमर दर्द। कहा जाता है कि पृथ्वी की ग्रेविटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन जानवरों को कमर दर्द इसलिए नहीं होता क्योंकि वे 4 पैरों पर चलते हैं। जब आप 4 पैरों पर होते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी एक सस्पेंशन ब्रिज की तरह काम करती है, जिस पर शरीर का वजन बराबर बटा होता है। लेकिन लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों ने एक बहुत बड़ा दांव खेला था। उन्होंने पेड़ों से उतरकर 2 पैरों पर खड़ा होना शुरू किया, जिसे बाइपेडलिज्म कहते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वे ऊंचे घास के मैदानों में शिकारियों को दूर से देख सकें, और सबसे बड़ी बात, ताकि उनके दोनों हाथ आज़ाद हो सकें। इन्हीं आज़ाद हाथों ने बाद में पत्थर के हथियार बनाए, आग जलाई, और आज जो स्मार्टफोन आप पकड़े हैं वो बनाया। लेकिन इस आज़ादी की एक कीमत थी। इवोल्यूशन रातों रात चमत्कार नहीं करती। जब वो हॉरिजॉन्टल रीढ़ की हड्डी अचानक वर्टिकल खड़ी हो गई तो उस पर शरीर का सारा गुरुत्वाकर्षण बल आ गया। हमारी रीढ़ की हड्डी को इस आकार लेना पड़ा ताकि वह स्प्रिंग की तरह झटके सह सके। इवोल्यूशन सिर्फ काम चलाने लायक बदलाव करता है, परफेक्शन नहीं करता। इसलिए आज भी हमारी कमर इस 2 पैरों वाले पोस्चर से पूरी तरह तालमेल नहीं बैठा पाई है। यह एलियन ग्रेविटी नहीं बल्कि हमारे इवोल्यूशन का साइड इफेक्ट है। अब आते हैं अगले दावे पर। अगर हम बंदरों से आए हैं तो हमारे शरीर पर बाल क्यों नहीं हैं? हमें ठंड क्यों लगती है? इसका जवाब भी इवोल्यूशन के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक में छिपा है, और वो है पसीना। जब इंसान अफ्रीका के सवाना मैदानों में शिकार करने उतरा तो वह चीते की तरह तेज नहीं दौड़ सकता था, तो उसने एक नई तकनीक निकाली, परसिस्टेंट हंटिंग। यानी शिकार को तब तक दौड़ाओ जब तक कि वह गर्मी और थकान से गिर न जाए। तेज धूप में लगातार दौड़ने के लिए शरीर को ठंडा रखना जरूरी था। अगर हमारे शरीर पर जानवरों की तरह घने बाल होते तो पसीना सूख नहीं पाता और हम ओवरहीट होकर मर जाते। खुद को ठंडा रखने के लिए इवोल्यूशन ने हमारे बालों को झड़ा दिया और हमारे पूरे शरीर पर पसीने की ग्रंथियां यानी कि स्वेट ग्लैंड्स बिछा दी। बिना बालों वाले इस त्वचा ने हमें दुनिया का सबसे बेहतरीन लॉन्ग डिस्टेंस रनर बना दिया था। और रही बात मौसम के हिसाब से कपड़े पहनने की, तो जब हमारे पूर्वजों ने ठंडे इलाकों की तरफ माइग्रेट किया तो शरीर पर बाल वापस उगने में लाखों साल लग जाते। लेकिन हमारे पास एक बड़ा और चालाक दिमाग था। हमने सोचा, बाल उगाने का इंतजार क्यों करें, क्यों ना किसी मरे हुए जानवर के शरीर की खाल पहन ली जाए। यानी कपड़े हमारी शारीरिक कमजोरी नहीं, हमारी दिमागी बुद्धिमत्ता के सबूत हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े छलावे की, 223 एक्स्ट्रा एलियन जीन्स। कहा गया कि यह पृथ्वी के किसी जीव में नहीं है, लेकिन देखो, यह ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के शुरुआती दिनों की एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। उस समय हमारे पास दूसरे जीवों का पर्याप्त डेटा नहीं था। बाद में जब वैज्ञानिकों ने डीप रिसर्च की तो पाया कि ये 223 जीन्स कहीं बाहर से नहीं आए हैं। नेचर में एक प्रक्रिया होती है जिसे हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर यानी कि HGT कहते हैं। इसका मतलब है कि कभी कभी बैक्टीरिया और वायरस अपने कुछ जीन्स सीधे किसी दूसरे जीव के DNA में डाल देते हैं। यह सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि गाय, मक्खी और पौधों में भी होता है। आज की लेटेस्ट जेनेटिक रिसर्च साबित कर चुकी है कि हमारे पास एक भी ऐसा जीन नहीं है
जिसका पृथ्वी के इतिहास से कोई बायोलॉजिकल लिंक ना हो। एलियन वाली बात पूरी तरह से खारिज हो चुकी है। अब आते हैं उस दावे पर जिसमें कहा जाता है कि इंसान बंदरों से विकसित हुआ, तो बंदर आज भी बंदर क्यों है? देखो, इसका जवाब भी इवोल्यूशन में ही छिपा है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इवोल्यूशन कोई लीनियर चीज नहीं है। वो एक पेड़ के तने के ब्रांचिंग की तरह होता है। जैसे कि अगर आप दो भाई हैं तो आगे जाकर आप कुछ और बनोगे और आपका भाई कुछ और बनेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि आगे आप जो बनोगे वही आपका भाई भी बने। यहाँ पर बस एक बात कॉमन है कि आपका और आपके भाई का पूर्वज बस एक ही है। ऐसा ही हुआ है इंसानों और बंदरों के साथ। हम बंदरों से इवॉल्व नहीं हुए हैं, बल्कि हमारे और बंदरों के पूर्वज एक ही थे। इसीलिए एक बेटा इंसान बना तो दूसरा बंदर, या फिर और भी कई प्रजातियां जैसे कि चिंपैंजी और एप्स। तो ये तर्क भी बिल्कुल गलत हो गए। आखिर में वो सवाल कि जानवर भूकंप और सुनामी भांप लेते हैं पर इंसान क्यों नहीं? देखो, प्रकृति का एक सख्त नियम है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जानवरों का सर्वाइवल उनकी तेज सूंघने की शक्ति, सुनने की क्षमता और वाइब्रेशन को महसूस करने पर निर्भर करता है। इसीलिए उनके दिमाग का वो हिस्सा बहुत एक्टिव होता है। लेकिन इंसान के एवोल्यूशन में सारी एनर्जी हमारे दिमाग को और बड़ा करने और जटिल बनाने में लग गई। एक बड़ा दिमाग बहुत ज़्यादा एनर्जी खाता है। इस हाईटेक दिमाग को चलाने के लिए हमें कुछ पुरानी जानवरों वाली सेंसेस को कुर्बान करना पड़ा। हमने नेचुरल डिजास्टर्स को बायोलॉजिकली महसूस करने की वो छठी इंद्री खो दी। लेकिन ध्यान दीजिए, बदले में हमने क्या पाया? हमने एक ऐसा दिमाग पाया जिसने सिस्मोग्राफ बनाया जो भूकंप को नापता है। हमने मौसम का हाल बताने वाले सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेज दिए। हमने अपने शरीर की कमी को टेक्नोलॉजी से हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब इन सारे साइंटिफिक फैक्ट्स को जानने के बाद यह साफ हो जाता है कि हम किसी दूसरे ग्रह से आए हुए एलियंस नहीं हैं। हमारी कमजोरियां जैसे कि कमर दर्द या बिना बालों की त्वचा इस बात का पक्का सबूत है कि हमने पृथ्वी के खुरदरे और बेरहम वातावरण में खुद को घिस कर इवोल्यूशन की भट्टी में तप कर खुद को इंसान बनाया है। लेकिन गाइस, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, जिसे हमने वीडियो के शुरू में उठाया था। अगर हम सच में इवॉल्व हुए हैं तो हमारी पृथ्वी पर कोई और प्रजाति क्यों नहीं है? आज हम सिर्फ होमो सेपियंस ही क्यों बचे हैं? क्या आपको पता है कि आज से कुछ लाख साल पहले पृथ्वी पर इंसानों की कम से कम 6 से 7 प्रजातियां अलग अलग घूम रही थी। निडरथल्स जो हमसे भी ज़्यादा ताकतवर थे, डेनिसोवंस जो बर्फीले पहाड़ों के राजा थे। तो फिर वो सब कहाँ चले गए? क्या हमने उनका कत्लेआम कर दिया? वीडियो के शुरुआत में हमने एक बहुत ही तगड़ा सवाल उठाया था। पृथ्वी पर हर जानवर की कई प्रजातियां पाई जाती थी, जैसे बिल्लियों में शेर, बाघ, चीता। तो फिर इंसानों की सिर्फ एक ही प्रजाति यानी कि होमो सेपियंस ही क्यों बची है? क्या ये इस बात के सबूत नहीं है कि हम इस ग्रह के हैं ही नहीं? सुनने में यह बहुत ही लॉजिकल लगता है, लेकिन इतिहास के पन्नों में जो सच दबा है वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। सच्चाई यह है कि पृथ्वी पर हमेशा से सिर्फ हम अकेले नहीं थे। आज से करीब 1 लाख साल पहले अगर आप पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं तो आपको इंसान के कम से कम 6 अलग अलग प्रजातियां एक साथ घूमती मिलेगी। यूरोप और पश्चिमी एशिया के बर्फीले इलाकों में निडरथल्स राज कर रहे थे। ये हमसे ज़्यादा ताकतवर थे, इनकी हड्डियाँ चौड़ी थी और चौंकने वाली बात यह है कि इनका दिमाग हमसे भी थोड़ा बड़ा था। वहीं ईस्ट की तरफ डेनिसोवंस नाम की प्रजाति रहती थी जो ऊंचे और ठंडे पहाड़ों पर सर्वाइव करने में माहिर थी। इंडोनेशिया के एक आइलैंड पर होमो फ्लोरेंसियसिस रहते थे, जिन्हें साइंटिस्ट प्यार से हॉबिट्स बुलाते हैं क्योंकि उनकी हाइट सिर्फ 3.5 फीट हुआ करती थी। और अफ्रीका में हम यानी कि होमो सेपियंस धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज सिर्फ हम बचे हैं? क्या कोई उल्का पिंड फिर गिरा था? क्या कोई भयंकर बीमारी आई थी? नहीं, उनकी विलुप्ति का कारण कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, उनका कारण थे हम। जब होमो सेपियंस अफ्रीका से बाहर निकले और यूरोप तथा एशिया में पहुंचे तो उनका सामना निएंडरथल्स और डेनिसोवन से हुआ। निएंडरथल्स शारीरिक रूप से बहुत मजबूत थे। वे आमने सामने की लड़ाई में एक सेपियंस को आसानी से चीर सकते थे। लेकिन हमारे पास एक ऐसा सीक्रेट वेपन था जो पृथ्वी के इतिहास में पहले किसी जीव के पास नहीं था। वो था गॉसिप, या फिर कहें कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कॉग्निटिव रिवोल्यूशन कहा जाता है। हमारी भाषा इतनी विकसित हो चुकी थी, हम सिर्फ यह नहीं बताते थे कि वहाँ शेर है, बल्कि हम यह बता सकते थे नदी के पास वाले पेड़ के पीछे एक शेर है। चलो हम सब मिलकर उसे कल सुबह घेर कर मारते हैं।
इन कम्युनिकेशन की वजह से हम 150 से ज़्यादा लोगों के बड़े और संगठित ग्रुप बना सकते थे। हमने दूर से वार करने वाले हथियार बनाए, हमने हड्डियों की सुई बनाई जिससे हमने जानवरों की खाल को सीलकर शरीर के फिटिंग वाले गर्म कपड़े बना सके, जबकि निडरथल्स सिर्फ खाल ओढ़ते थे। जब क्लाइमेट चेंज हुआ और खाने की कमी पड़ी तो होमो सेपियंस अपनी शानदार रणनीतियों, व्यापार और बड़े ग्रुप्स के कारण सारे संसाधन हड़पते चले गए। निडरथल्स और अन्य प्रजातियां सर्वाइवल की इस क्रूर रेस में पिछड़ गई और धीरे धीरे भूखमरी और आपसी संघर्ष में विलुप्त हो गई। लेकिन ठहरिए, कहानी में अभी एक और सबसे बड़ा ट्विस्ट बाकी है। क्या हमने निडरथल्स को पूरी तरह खत्म कर दिया? जब साइंटिस्ट ने आज के आधुनिक इंसानों के डीएनए का टेस्ट किया तो उनके होश उड़ गए। पता चला कि हमने उन्हें सिर्फ मारा नहीं बल्कि हमने उनके साथ संबंध भी बनाए, यानी कि इंटरब्रीडिंग। आज अफ्रीका के बाहर रहने वाले लगभग हर इंसान के डीएनए में 1 से 2% निडरथल डीएनए मौजूद है, और जो लोग तिब्बत या ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं उनके अंदर डेनिसोवंस का डीएनए पाया गया है, जो उन्हें कम ऑक्सीजन में भी जिंदा रहने की ताकत देते हैं। यानी कि वो जो 223 एक्स्ट्रा जीन वाली एलियन थियरी थी वो पूरी तरह से बेनकाब हो जाती है। हमारे अंदर एलियंस नहीं बल्कि पृथ्वी के ही उन पुरानी मानव प्रजातियों का खून और डीएनए बह रहा है जिन्हें हमने इवोल्यूशन के रेस में हरा दिया। हम अकेले नहीं बचे हैं बल्कि हम उन विलुप्त प्रजातियों का एक मिला जुला सबसे एडवांस्ड वर्जन है। सो गाइज, जब हम इन सारे सबूतों, जीवाश्मों और डीएनए के धागों को एक साथ जोड़ते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। हम किसी दूसरे ग्रह के निर्वासित किए गए एलियंस नहीं हैं। हमारे शरीर का कमर दर्द, हमारे बिना बालों वाली त्वचा जिससे हमें पसीना आता है, हमारी खोई हुई वो सिक्स सेंस और हमारे इतिहास में दूसरी मानव प्रजातियों का विलुप्त होना, यह सब हमारी कमजोरी नहीं है। ये पृथ्वी पर लाखों सालों तक चले उस खूनी और कठोर संघर्ष के बैटल स्कार्स हैं, यानी कि युद्ध के निशान हैं जिन्होंने हमें आज इंसान बनाया है। हम पृथ्वी के लिए अनफिट नहीं हैं बल्कि हमने इंटेलिजेंस से खुद को इस ग्रह का मास्टर बना लिया है। हमने इवोल्यूशन के नियमों को हैक कर लिया है। प्रकृति हमें ठंड से मारना चाहती थी तो हमने आग और कपड़े बना लिए। प्रकृति हमें बीमारियों से मारना चाहती थी तो हमने वैक्सीन्स बना लिए। हमने खुद को वातावरण के हिसाब से नहीं ढाला बल्कि हमने वातावरण को ही अपने हिसाब से ढालना शुरू कर दिया, और यही बात हमें पूरे ब्रह्मांड में सबसे खास बनाती है। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि इंसान एलियन है और इस ग्रह का हिस्सा नहीं है तो उन्हें आप ये वीडियो जरूर शेयर करना। उन्हें बताइएगा कि हम इसी मिट्टी के उपज हैं, बस हम इसी मिट्टी के सबसे जिद्दी और होशियार बच्चे हैं। आज के इस मोस्ट साइंटिफिक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में बस इतना ही। आपको हमारी ये इवोल्यूशन की असली और साइंटिफिक वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई टॉपिक के साथ, किसी और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का खूब ख्याल रखें। जय हिंद।